नाउ बेटा आज से हम पढ़ने वाले हैं, कल तक हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तक पढ़ लिया था। आज से हम लोग जो है वर्क का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो एक होता है बेटा वर्क, ठीक है, और वर्क हमको पता है होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने पहले? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। अब मान लो बेटा मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लिया है, मतलब एक वॉल्यूम ले लूं, ऐसे कर यूं ले लिया, इसको ले जाकर के ऊपर की तरफ कुछ डिस्प्लेस कर दिया, कुछ यूं। तो गैस ने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा इस डिस्प्लेसमेंट में। तो गैस ने क्या वर्क किया? तो एक तो फोर्स लगा, जिस फोर्स के कारण ये ऊपर की ओर मूव किया, बोलो हो, और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा तो वर्क आ जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ, ये जो लिखा है ना, ओ सॉरी डिस्टेंस लिखा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। पर जिस तरह का मैंने डायग्राम बनाया था उसमें ये सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं आया बेटा। जब एक ही एक्सेस पे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस बराबर ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जिस तरह का डायग्राम है उसमें बात सही है, लेकिन हाँ टेक्निकली मेरे को वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए ना। तो बच्चे अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखूं वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स, इसको एरिया से डिवाइड कर दूं, और ये जो भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं आया तो क्या फोर्स बाई एरिया प्रेशर हो जाएगा बेटा, और डिस्टेंस इनटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा, एंड दिस इज चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो डीवी हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? पीडीवी हो जाएगा। आईयूपीएससी का कन्वेंशन है कि हम यहाँ पर वर्क डन का जो फॉर्मूला लेते हैं वो लेते हैं माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी, ये आईयूपीएससी कन्वेंशन है। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब सपोज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सपोज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है आईयूपीएससी कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव आता है। क्यों? बाय द सिस्टम जब वर्क हुआ है तो इस दौरान एक्सपांशन होता है, बाय द सिस्टम जब वर्क हुआ है तो इस दौरान एक्सपांशन हुआ। तो जब एक्सपांशन हुआ तो एक्सपांशन में वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम विल इंक्रीज, बोलो हो। एक्सपांशन में वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपांशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बेटा। अब एक्सपांशन में वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोग को? हाँ ना बोलना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या हुआ सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करते जाएंगे जैसे मुझे लगे कि हाँ हम सब लोग पढ़ रहे हैं। तो खैर सही है। तो एक्सपांशन में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बेटा? वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस पी डेल्टा वी, मतलब V2 माइनस V1। अब सोच, यदि एक्सपांशन में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब V2 की वैल्यू V1 से बड़ी आई, तो ये पूरी जो क्वांटिटी होगी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? V2 माइनस V1 पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे? वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो जो ऊपर बात लिखी थी वो प्रूव भी कर दी। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बच्चे यदि मान लो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम अपन देखेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम देखेंगे। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम यदि देखा जाए तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव होता है। देखिए बेटा, ऑन द सिस्टम वर्क डन मतलब सिस्टम को कंप्रेस किया गया। सिस्टम को यदि कंप्रेस किया गया तो ये कब होता है? वो एक्सपांशन में था, और ये कब होता है? कंप्रेशन में। कंप्रेशन में V2 इज लेस देन V1 बेटा, तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो आ जाएगा माइनस पी V2 माइनस V1। और आप जान गए इस बात को कि जो V2 माइनस V1 वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी क्योंकि V2 इज लेस देन V1। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज अ पॉजिटिव, एंड देयरफॉर वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। क्या सब लोग को बात समझ में आ गई है? क्या किसी को भी इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर। अच्छा, इस दौरान यदि कोई आपसे पूछे कि एक्सपांशन हुआ है, कोई आपसे पूछे कि एक्सपांशन हुआ है तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? एक्सपांशन हुआ है तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? तो वर्क डन बाय द गैस हमको पॉजिटिव बताना। वर्क डन बाय द गैस
पॉजिटिव, क्योंकि गैस तो आगे बढ़ी है भाई, तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, नहीं आया। वो आईयूपीएसी का कन्वेंशन है जिसके हिसाब से हम वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं। पर बाय द गैस यदि उससे पूछ लिया कि गैस ने क्या वर्क डन किया है, तो हमें यही लेना है कि वर्क डन बाय द गैस क्या है, पॉजिटिव है, करेक्ट है। और यदि मान लो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यदि मान लो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो वहां पर वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होगा, करेक्ट है बेटा। वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। अब अपन वर्क डन से आगे चलते हैं और हम आते हैं किस कंसेप्ट पे, हीट के कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। तो चलो हीट का कंसेप्ट मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, जितनी जगह बची हुई है उसमें हीट का कंसेप्ट बता देता हूँ। हीट, इसको क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और केमिस्ट्री में हीट का मतलब क्या है, जो क्यू है इसका मतलब है चेंज ऑफ हीट। मतलब ये मान लो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर इसने लिखा प्लस क्यू, इसका मतलब इतनी हीट दी गई है, मतलब इतनी हीट दी गई है। तो यदि किसी ने बोला हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो अनडाउटली क्यू बराबर पॉजिटिव लेना है, जो कॉमन सेंस कहता है, ठीक है बेटा। और फिजिक्स में भी यही लेना है। फिजिक्स में वर्क डन के साइन में उल्टा होता है, लेकिन क्यू का साइन सेम ही चलता है। चलो भाई, इसके बाद में उसने बोला हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ द सिस्टम, यदि उसने बोला हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम, तो क्यू की वैल्यू हमको नेगेटिव लेना है, तो क्यू की वैल्यू हमको नेगेटिव लेना है। क्या बात क्लियर सब लोग को बेटा? तो हीट के बारे में हो गया और वर्क डन के बारे में हो गया। चलो कुछ सुंदर सुंदर छोटे छोटे सवाल करते हैं, आप इसको हल्का सा नोट कर लो तो आनंद आ जाए, ठीक है। अब नाउ चेक, लेट मी राइट फ्यू छोटू छोटू सवाल, और इससे बात बनाते हैं, आपको कंसेप्ट समझाते हैं। ये पूछ रहा है कि मान लो 1 मोल आइडियल गैस है, 10 लीटर कंटेनर है, 10 लीटर का कंटेनर है, प्रेशर बराबर 1 atm है, when 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और 1 मोल आइडियल गैस है, 1 मोल आइडियल गैस है, 10 लीटर का कंटेनर है, प्रेशर बराबर 1 atm है, और इसको एक और जगह पर गैस को एंटर कराया जा रहा है, जो कि 100 लीटर का कंटेनर है, उसमें इस गैस को एंटर कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है बेटा? 100 लीटर का कंटेनर है, उसमें इस गैस को एंटर कराया जा रहा है। मान लो मैं इधर ऐसे कर देता हूँ और यहां से इस गैस को एक कंटेनर में भर देता हूँ, ठीक है बेटा। और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 100 लीटर, और इस कंटेनर के अंदर वैक्यूम है। बताओ वर्क डन क्या होगा, बताओ वर्क डन क्या होगा। 10 लीटर कंटेनर था, प्रेशर गैस का 1 atm था, वहां पे 1 मोल की गैस थी, 100 लीटर के कंटेनर में भेजा गया जहां पर की वैक्यूम था। अब बताओ वर्क डन कितना होगा, अब बताओ वर्क डन कितना होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ बेटा, जो वर्क डन होता है बेटा, उसका जो फॉर्मूला है वो है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ये उसका रियल फॉर्मूला है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब यदि मान लो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, यदि मान लो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल integration of dv limit from v1 to v2, and therefore work done will be equal to minus
P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। करेक्ट है। हालांकि इस सवाल में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि P एक्सटर्नल सदैव वर्क डन एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होता है। वर्क डन कैलकुलेट होता है उस प्रेशर के अगेंस्ट जिस प्रेशर के अगेंस्ट गैस मूव कर रही है। नहीं आया। वर्क डन सदैव उस प्रेशर के अगेंस्ट में कैलकुलेट होगा जिस प्रेशर के अगेंस्ट गैस आगे मूव कर रही है। अब वो प्रेशर यहां पर कितना है? वैक्यूम है तो P बराबर कितना हो गया? 0। नहीं आया। तो चूंकि P बराबर 0 है तो वर्क डन बराबर भी टकलू आ जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। गर्वेल बेटा वर्क डन क्या है? वर्क डन है P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इस P एक्सटर्नल का मतलब क्या है? जिस प्रेशर के अगेंस्ट गैस काम कर रही है। और किस प्रेशर के अगेंस्ट काम करेगी? जिसके अगेंस्ट वो जाएगी। इधर से जा रही है ये तो उसका गैस का प्रेशर है, लेकिन गैस के प्रेशर से निर्भर नहीं करता, वो जिसके अगेंस्ट जा रही है। मान ले यहाँ गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता तो क्या वो गैस इसको अंदर आने देती? करवेल यदि मान ले 100 लीटर के कंटेनर में, यदि मान लो 100 लीटर के कंटेनर में प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता, बहुत ज्यादा हाई होता, तो क्या वो गैस इधर वाली गैस को अंदर आने देती? नहीं आने देती ना। यदि इसके बावजूद भी वो गैस अंदर घुस जाती तो इसका मतलब वर्क डन ज्यादा होता। वो कहती कि हाँ मैंने बहुत बड़ी प्रेशर के अगेंस्ट में अपने आप को आगे बढ़ाया है, तो वर्क डन ज्यादा होता। अब किसी बच्चे ने पूछा यहाँ पे P एक्सटर्नल क्या है? ये है बेटा P एक्सटर्नल, जिसके अगेंस्ट गैस मूव कर रही है। नहीं आया। जिस प्रेशर के अगेंस्ट गैस मूव करती है उसे बोलते हैं P एक्सटर्नल। नहीं आया। आ गया बेटा? सबको आ गया? अभी फिलहाल वो किस प्रेशर के अगेंस्ट मूव कर रही है? फिलहाल वो वैक्यूम के अगेंस्ट मूव कर रही है, और वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है? 0 होता है बेटा। तो देयरफॉर वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन टकलू आ जाएगा। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। ठीक, इसी में एक और सवाल लेते हैं। मान लो कोई गैस एक्सपांड कर रही है। सेकंड नंबर का सवाल ले लेते हैं। 1 mole gas expands from 1 liter to 5 liter against constant atmospheric pressure, against constant atmospheric pressure। समझे क्या हुआ बेटा? वो बोल रहा है 1 मोल गैस एक्सपांड कर रही है 1 लीटर से 5 लीटर की तरफ अगेंस्ट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। नहीं आया। अब सोच, क्या हम इस बात को, उससे डिस्टर्ब होगा, क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कोई बता सकता है अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कोई बता सकता है कितनी है? एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कितनी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा? सबको पता होना चाहिए। 1 atm होता है। 1 atm होता है, या 720 mmHg भी सही है। एटमॉस्फेयर में ले लेते हैं, फिर वर्क डन भी अपन उसी यूनिट बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां पर बच्चों वर्क डन बराबर हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। एक्चुअली वर्क डन क्या है? एक्चुअली वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चे? एक्चुअल जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV। क्या यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है? सवाल में दिया है, दिया है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं बेटा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको अपन बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया? माइनस P dV को इंटीग्रेट किया V1 से लेकर के V2 तक। सो इट इज P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस P कितना है बेटा? P है 1 atm। V2 कितना है मेरा? V2 इज इक्वल टू 5 लीटर। V1 कितना है? 1 लीटर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 atm लीटर। नहीं आया? आ गया सब लोग को? यदि मैं ये बोलूं कि यहाँ पर वर्क डन ये atm लीटर में है, यही मेरे को जुलवा में निकालना है, तो आपको याद होगा
वर्क डन निकालने के लिए एटीएम लीटर में जो वर्क डन आता है, यदि उसको हम मल्टीप्लाई कर दें 101.3 से, तो वर्क डन जूल में आ जाएगा। तुम्हें नहीं आया, बोलो हो। तो जो भी आंसर आ जाए वो किस में हो जाएगा, जूल में आ जाएगा। कैलोरी में निकालना है तो 4.18 से डिवाइड कर देंगे, कैलोरी में आ जाएगा। नोट करो सवाल को, बढ़िया सा सवाल है, हो जाएगा आपका काम। आओ एक और सवाल ले ले बेटा, ठीक है। एक 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। चलो अगला पेज ले लेते हैं। एक 5 लीटर का सिलेंडर है। कितने लीटर का सिलेंडर है, 5 लीटर का सिलेंडर है। इसके अंदर 10 मोल भरी हुई है O2 गैस। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 केल्विन। ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल, कोई होल कर दिया किसी ने, इधर से गैस लीक हो गई, एस्केप्स टू द एटमॉस्फेयर एंड सिलेंडर गॉट एम्प्टी, और ये सिलेंडर खाली हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM इज इक्वल टू कितना है, 1 ATM है। फाइंड वर्क डन। हमको क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है वर्क डन, ठीक है। अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से, वर्क डन हमको निकालना है। ये बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चे, बड़ा बढ़िया सुंदर सवाल है ये। सबसे पहले यहां पर यदि हम ये निकाल लें, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो दुनिया जानती है वर्क डन बराबर होता है -PdV। क्या एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, 1 ATM का प्रेशर है जिसके अगेंस्ट गैस मूव कर रही है, मतलब फाइनल फॉर्मूला -P एक्सटर्नल V2 - V1। सब कुछ इस बात पे टिका हुआ है कि V1 क्या है और V2 क्या है। V1 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, बोलो हाउ। V1 की वैल्यू कितनी है बेटा, V1 की वैल्यू आई 5 लीटर, जो कि इनिशियली है, तुम्हें नहीं आया, 5 लीटर है। इसके बाद गैस क्या हुई, बाहर एस्केप की, तब वॉल्यूम क्या है वो तो दिया ही नहीं है, तब वॉल्यूम क्या है वो तो दिया ही नहीं है। क्या ये आइडियल गैस है, क्या उसने बताया ये आइडियल गैस है, बिल्कुल बताया गया है ये आइडियल गैस है। क्या आइडियल गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट हम कर सकते हैं गिवन वैल्यूज में, तो हमें याद है कि किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमको आइडियल गैस का प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दिया हो। आर तो गैस कांस्टेंट है, बोलो हो। तो क्या मैं V2 कैलकुलेट कर सकता हूं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स 10 मोल गैस लीक हुई, आर की वैल्यू जब ये ATM में लोगे तो 0.0821 आएगी बेटा, और टेम्परेचर बच्चों 300 है, बोलो आओ, डिवाइडेड बाय प्रेशर 1 ATM है, नहीं आया, आ गया बेटा। बस इस वैल्यू को यदि हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन पे लगभग आ जाएगा, लगभग आ रहा है 249, लगभग अप्रोक्सीमेटली, और 249 अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट आए नहीं आए मैं कह नहीं सकता, एग्जैक्ट अपन गणित करके देखना पड़ेगा। 249 लीटर्स करेक्ट है। अब सोच, अब बगडन आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो सवाल हुआ है -P एक्सटर्नल V2 - V1 इज इक्वल टू -1 इंटू 249 -5 इज इक्वल्स टू -244 ATM लीटर इज इक्वल्स टू -244 इंटू 101 जूल। नहीं आया। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। तो वर्क डन की ये बात भी हमको समझ में आ गई कि किसी गैस के द्वारा वर्क डन कैसे हमको यहाँ पर निकालना होता हैगा, ठीक। अब मैं आपको और भी वर्क डन में कमाल की चीजें बताता हूँ। मान लो बेटा कोई गैस है, ये तो 1 स्टेप में वर्क डन था, एक स्टेप से ज्यादा में भी तो वर्क डन हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ था P1 V1 और गैस यहाँ से गई P2 V2 तक, वहां से गई P3 V3 तक, और वहां से गई P4 V4 तक। यहाँ पे लिया 50 लीटर, वॉल्यूम 1 ATM, और यहाँ पर लिया 25 लीटर, वॉल्यूम ओ सॉरी प्रेशर 2 ATM, यहाँ पर ले लिया 10 लीटर और
5 ATM, यहाँ पे ले लिया 5 लीटर और 10 ATM। कंप्रेशन हो रहा है, दिखाई दे रहा है, बोलो हो। कंप्रेशन हो रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रोसेस भी आइसोथर्मल है, कोई लीकेज नहीं हुआ है। एन P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 बराबर P4 V4, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सोचो PV = nRT होता है बेटा। यदि गैस लीक नहीं हुई और PV की वैल्यू सेम है तो N कांस्टेंट, R कांस्टेंट और PV कांस्टेंट है, तो इसका मतलब TB कांस्टेंट होगा, नहीं तो PV कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लिखा है पूरा, बोलो हाउ। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर अब समझना, मैं वर्क डन निकालना चाहता हूं। यदि आप मेरी माने तो ये W1 कहलाएगा, माने तो ये W2 कहलाएगा, ये W3 कहलाएगा, बोलो हाउ। तो वर्क डन ऑफ फर्स्ट स्टेप यदि मैं कैलकुलेट करूं तो वर्क डन 1 कितना हुआ, दैट विल बी माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, मतलब V2 25 है, माइनस V1 कितना है 50 है, तुम्हें नहीं आया। P एक्सटर्नल कितना है, P एक्सटर्नल कितना है, 2 ATM है, क्योंकि ये गैस जब यहां से यहाँ एक्सपेंड हुई तो 2 ATM के अगेंस्ट में हुई है। सो दिस विल बी इक्वल टू -2 इंटू -25 इज इक्वल्स टू +50, तुम्हें नहीं आया। ATM लीटर टोटल निकालना है, पहले अभी वर्क डन 1 निकाल रहे हैं हम, अब हम वर्क डन 2 निकालेंगे बच्चों। वर्क डन 2 बोले तो एक्सटर्नल प्रेशर जल्दी से दुनिया बताएगी कितना है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या 5 है बच्चे, माइनस, और वॉल्यूम फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 25, तो V2 माइनस V1 10 माइनस 25 बराबर कितना आएगा 15, 15 25 कितना आएगा 75, नहीं आया। ATM लीटर। अब आया वर्क डन 3, तो वर्क डन 3 यदि आया तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 10 है, और वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हुआ है, वॉल्यूम V2 कितना है, V2 है 5 और V1 है 10, मतलब 5 आया, मतलब ये कितना आ जाएगा -50, सॉरी +50, वर्क डन 3। तो वर्क डन टोटल बराबर आ जाएगा 175 ATM लीटर। क्या सबको फील आई? बिल्कुल, जूल में कन्वर्ट करना है, 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया सबको? अच्छा, एक बात समझना बेटा, यदि इस पूरे प्रोसेस को मैं कभी, यदि इस पूरे प्रोसेस को मैं कभी 1 स्टेप में करता, इतने स्टेप में नहीं 1 स्टेप में करता, तो मैं सीधा इधर से इधर आता, नहीं आया। तो यदि सीधा इधर से इधर आता 1 स्टेप में करता, मतलब मेरा P1 V1 ये होता और P2 V2 ये होता। मेरा P1 V1 क्या होता, P1 V1 P2 V2, मेरा P1 V1 होता 1 और 50, और P2 V2 मेरा होता 1 ATM 50 लीटर, और P2 V2 मेरा होता 10 ATM 5 लीटर। तो वर्क डन क्या होता बेटा, माइनस P एक्सटर्नल, और P एक्सटर्नल कितना होता 10, नहीं आया। 10 गुणा चेंज कितने का है वॉल्यूम, जल्दी देखो वॉल्यूम कितने का चेंज आया बेटा, 50 से कितना हुआ 5 लीटर, इसका मतलब कितना हुआ 45 चेंज आया, तुम्हें नहीं आया। कितने का चेंज आया 45 का चेंज आया। ये कितने में आया, मैं 1 स्टेप में आया वर्क डन, कितने स्टेप में आया 1 स्टेप में आया ना वर्क डन। तो ये 10 क्या था, फाइनल प्रेशर कितना 10, हाँ बिल्कुल सही बात है 10, तो कितना आया 450, और ये भी -45 आता, तो ये कितना आया +450, नहीं आया। बोलो ना बेटा। तो क्या मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूं कि कंप्रेशन के केस में यदि स्टेप्स बढ़ते हैं तो वर्क डन कम होता है, कंप्रेशन के केस में यदि स्टेप्स बढ़ते हैं तो वर्क डन कम होता है, मतलब मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब 1 स्टेप में वर्क डन होगा कंप्रेशन के केस में। बोलो बेटा। एक्सपांशन में इसका उल्टा होगा, वो अभी एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट डोंट वरी। अभी तो मैंने आपको कंप्रेशन का एग्जांपल दिया है, अभी तो कंप्रेशन का एग्जांपल दिया है। शॉर्ट मेथड कुछ नहीं है, दो अलग अलग सवाल हैं, इसमें कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, दो अलग अलग सवाल है, ठीक है। ओके, ये कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, ये दो अलग अलग सवाल है।
ये वाला सवाल है कि 1 स्टेप में अपन ने कॉम्प्रेशन किया, ऊपर वाला सवाल है 3 स्टेप में कॉम्प्रेशन किया है। तो मैंने कंक्लूड किया, मेरा कंक्लूजन क्या आया? मेरा कंक्लूजन ये आया कि इफ द वर्क इज डन इन 1 स्टेप, मैक्सिमम वर्क डन विल बी डन ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन। ठीक है बेटा, तो ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन work done is maximum if it is done in 1 step. If it is done in 1 step. If work is done in many steps, work done is less in compression. Therefore, for reversible compression, therefore, for reversible compression process, work done will be minimum. नहीं आया। जबकि मैं ये कह सकता हूं कि सर पी एक्सटर्नल कैसे निकालना है, P1 P2 क्या है आपने संभवी। इट इज सो सिंपल बेटा। पी एक्सटर्नल मतलब आप फाइनल किसके अगेंस्ट में ऑपरेट कर रही है। जैसे कि इससे पहले तुमने ये देखा था, ये 1 स्टेप था जो आपने सवाल पूछा, उसी में बता रहा हूँ, जल्दी से देख लो, ध्यान से पढ़ा करो बेटा। ये P1 है, ये P2 P2 है, ये वाला स्टेप है। इसमें पी एक्सटर्नल क्या होगा? जिस स्टेप के अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है, गैस इस प्रेशर पे है, वो हरदम किस जगह जा रही है, उस जगह के प्रेशर को देखना है हमको। फर्स्ट सवाल में भी वही बताया था, वैक्यूम में जब जा रही थी, याद करो। क्लियर है ना? तो अब जब तुमने 1 स्टेप में किया तो गैस इधर से सीधी इधर जा रही, तो एक्सटर्नल प्रेशर 10 ATM हुआ। लेकिन तुमने 3 स्टेप में किया तो पहले स्टेप में इस प्रेशर के अगेंस्ट जा रही तो 2 ATM होगा, दूसरे स्टेप में इस प्रेशर के अगेंस्ट जा रही तो 5 ATM होगा, तीसरे स्टेप में इसके अगेंस्ट जा रही तो 10 ATM होगा। ठीक, चलो मैं वापस आ जाता हूँ लिटरेचर पे। अब सुनो, मैंने क्या बोला? कंप्रेशन में वर्क डन विल बी maximum when you do work done in 1 step, but if you do work done in infinite steps, the work done will be minimum in compression. Whereas during reversible expansion, work done is maximum. During reversible expansion, work done is maximum and minimum when done in 1 step. When done in 1 step. करेक्ट है बेटा? अब मैं इसी को आपको प्रूव करता हूं, जो बात लिखी है उसको प्रूव करता हूं सवाल के माध्यम से। मान लो मेरे पास 10 ATM है और कंटेनर है 1 लीटर। बाद में 5 ATM हो गया, 20 लीटर हो गया। बाद में 2 ATM हो गया, 50 लीटर हो गया। 3 स्टेप, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप, और भी स्टेप बढ़ाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चाहूं तो यहाँ पर 1 ATM ले लूं वापस से, और ये ऑब्वियसली 100 लीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप का वर्क डन कितना होगा, जल्दी बोलो। माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। क्या कोई बताएगा कि पी एक्सटर्नल क्या है? क्या पी एक्सटर्नल है संभवी? 5 है, पी एक्सटर्नल 5 है, तो 5 ATM पी एक्सटर्नल हो गया। -5 V2 माइनस V1, V2 कितना है 20, V1 कितना है 1,
सो 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 1995 एटीएम लीटर। नहीं आया। बोल बेटा सही है। ये हुआ वर्क डन 1। अब आएगा वर्क डन 2। वर्क डन 2 किस प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है? क्या वो 2 एटीएम के अगेंस्ट हो रहा है? तो -2 V2 माइनस V1, 50 माइनस दिस बराबर कितना हो जाएगा? +30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -60 एटीएम लीटर। एटीएम लीटर। वर्क डन 3 क्या हो जाएगा बच्चों? तो वर्क डन 3 हो जाएगा -P एक्सटर्नल, जो कि कितना है 1, और V2 माइनस V1, तो वहां पे कितना हो जाएगा? 100 और 20 कितना हुआ? 80। तुम्हें नहीं आया? बोलो बेटा कितना हुआ? 80। सही है ना? 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 50 है, सॉरी 100 माइनस 50, सॉरी मैंने गलत वाला देख लिया। 100 माइनस 50 बराबर कितना हो गया बेटा? वर्क डन 3 कितना हो बच्चे? -50। तुम्हें नहीं आया? अब टोटल वर्क डन में देखो, तो वर्क डन टोटल बराबर जो मेरे पास आएगा बच्चों, वो आएगा कितना? -95 -60 और -50। ये 5 और ये 9 और 5 20, 205 एटीएम लीटर। बोलो बच्चों आ गया? नहीं आया? आया कि नहीं आया बेटा? आया कि नहीं आया? आया। ये 3 स्टेप में वर्क डन हुआ। मान लो अब मैं इसको एक स्टेप में करना चाह रहा हूं। मान लो मैं इसको अब एक स्टेप में करना चाह रहा हूं, तो एक स्टेप में इस वर्क डन को करता जैसे इधर से सीधा इधर आता, तो क्या 10 एटीएम 1 लीटर से दुनिया 1 एटीएम 100 लीटर पर आती बेटा? तो क्या होता मेरा पी एक्सटर्नल? बोलो वर्क डन बराबर क्या होता? बोलो पी एक्सटर्नल कितना होता? बोलो 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 पी एक्सटर्नल कितना होता? 1 -1 इंटू V2 माइनस V1। बोलो हो V2 माइनस V1 कितना होता बेटा? 99। नहीं आया? तो क्या ये -99 एटीएम लीटर आता बेटा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि -99 इज लेस देन -205? तो जब स्टेप्स बढ़ाए तो वर्क डन बढ़ गया, और जब स्टेप्स घटाए तो वर्क डन कम हो गया। मतलब जब हम बात करते हैं किसकी? हम जब बात करते हैं एक्सपांशन की, तो जितने स्टेप बढ़ेंगे वर्क डन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बोलो हो। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से बेटा। मान लो जो मैंने इधर किया है, जो मैंने इधर किया है, इसी को मैं कहां से गया बेटा? 10 एटीएम 1 लीटर से कहां पर गया हूं? 1 एटीएम 100 लीटर पर गया हूं। ठीक है, इसी को मैं रिवर्सिबल प्रोसेस द्वारा करता हूं। कितना था बेटा? 10 एटीएम 1 लीटर से मैं गया कहां पे बेटा? 1 एटीएम 100 लीटर पर गया। करेक्ट है। और कैसे गया? इनफाइनाइट स्टेप्स में गया। इनफाइनाइट स्टेप्स का मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ? क्या रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ? तुम्हें नहीं आया? क्या रिवर्सिबल प्रोसेस का अर्थ बच्चों वर्क डन बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होगा? नहीं आया? क्या यहाँ पर प्रेशर पल पल वेरी कर रहा है क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप्स है? क्या प्रेशर यहाँ पर पल पल वेरी कर रहा है? माइनस साइन कुछ डिनोट नहीं कर रहा है। यदि मान लो वर्क डन में माइनस आ रहा है तो मतलब एक्सपांशन हो रहा है, वर्क डन टोटल में प्लस आ रहा है तो कॉम्प्रेशन हो रहा है। ठीक है बेटा। और आईयूपीएसी कन्वेंशन है कि वर्क डन का फॉर्मूला -P डेल्टा भी लेना है। ठीक है ना? फिजिक्स में वही +P डेल्टा भी लेते हैं, कन्वेंशन। चल बेटा अब सोच, अब P एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है, पल पल वेरी कर रहा है। P एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है, पल पल वेरी कर रहा है। मुझे ये भी देना पड़ेगा कि मैंने ये जो है वो 300 केल्विन पे किया है प्रोसेस। काय पे किया है? 300 केल्विन पे किया है प्रोसेस। ठीक है बेटा। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? अब चूंकि वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेट होगा। नहीं आया? यदि मैं प्रेशर को डीवी के साथ इंटीग्रेट करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं आया? तो मेरे को इसको उसी यूनिट में, उन्हीं चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना जिनके साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वी के रिस्पेक्ट में कर
तो मैं क्या यहाँ पर एन आर टी बाई वी लिख सकता हूँ इंटू डी वी, नहीं आया। एनआरटी को बाहर निकाल लूं क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, तो मैं नहीं आया। क्या मैं एनआरटी को बाहर निकाल लूं क्योंकि आर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट और टी कांस्टेंट है। और यहां पर मैंने बोल दिया 1 मोल गैस। कौन सी गैस? आइडियल। और यहां भी कितनी आई? 1 मोल आइडियल गैस। ठीक, एनआरटी बाहर निकल रहा है बेटा। डीबी बाई वी को इंटीग्रेट कर दूं क्या? लिमिट कहां से कहां तक? v1 से लेकर तो v2 तक, नहीं आया। क्या तुमको पता है dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी ln v2 बाई v1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू, तो बनेगा नहीं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी इंटू 2.303 लॉग भैंस 10, बोलो आया, v2 बाई v1, तो मैं नहीं आया। यदि इनकी वैल्यूज को मैं पुट कर दूं बेटा, तो क्या मेरा वर्क डन आ सकता है? तो क्या मेरा वर्क डन बराबर -1 इंटू 0.0821 इंटू 300 इंटू 2.303 लॉग बेस 10, v2 बाई v1 कितना लिख दूं बेटा? 100/1, नहीं आया। 100/1 बस। तो वर्क डन मेरा कितना आ जाएगा? मेरा वर्क डन आ जाएगा -1 इंटू 300.0821 इंटू 300 इंटू 2.303 इंटू 2, क्योंकि लॉग 100 2 हो जाएगा। और आप लॉग 100 था ना बेटा, फाइनल वॉल्यूम 100 लीटर ना, लॉग 100 था ना, 2 आ जाएगा। अब इसको यदि आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे बच्चे, तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आएगी, मतलब 220 205 से ज्यादा आएगी। करके देख लो। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू आएगी ना, जो आपके पास आ रही है ये वाली वैल्यू 205 से ज्यादा आएगी। क्या आपका कैलकुलेटर, तो कैलकुलेट करके देखो, 100 इंटू 0.0821 इंटू 300 इंटू 2.303 इंटू 2। चलो भाई जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। जो भी आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर, ठीक है, लेकिन वो वैल्यू 205 से ज्यादा ही आएगी। भाई कोई तो कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, कैलकुलेटर से, आलसी मत बनाओ। हाँ, कितनी आई? 113? नहीं नहीं, इससे ज्यादा आई भाई, सही से कैलकुलेट करो। हाँ, 1134 कितनी है बेटा? 100.0821 इंटू 300 इंटू 2.303 इंटू 2। कितना है? 113 आया, -113.44578, ठीक है, 578 एटीएम लीटर, ठीक है। चलो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना होता हैगा। हालांकि इसमें गलती क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें गलती है कुछ, मेरे को क्या है यहाँ से एक चीज मिटा देनी चाहिए। क्यों ये गलत आ रहा है कि इसका वर्क डन उतना नहीं आ रहा जितना पिराने वाले का आ रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ इसका कारण क्या है। सुनो मेरी बात को ध्यान से। यहाँ मैंने सारी वैल्यू अपने मन से ले ली, 1 मोल, 100 एटीएम, 1 लीटर, 300। जब तुम निकालोगे तो 1 मोल आएगी ही नहीं, तो मैं नहीं आया। यदि तुम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी रख दोगे ना, एन यदि तुम अननोन लोगे 1 मोल आएगी ही नहीं, नहीं आया तुमको, बोलो। तो मुझे, मैं क्या करता हूँ यहाँ से 1 मोल विड्रॉ कर देता हूँ, नहीं आया। अब 1 मोल मैं यहाँ से विड्रॉ कर दूं तो मेरा सवाल सही हो जाएगा, फिर ये इन टर्म्स ऑफ एन आ जाएगा आंसर, तो मैं नहीं आया। बेटा मेरी वैल्यूज ही गलत है ना, इसलिए आंसर 200 उससे कम आ रहा है। यदि तुम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, तो मैं नहीं आया, मैं बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है कि नहीं होता है, बोलो हो। प्रेशर कितना दिया था तेरे को मैंने, पहला वाला 10 एटीएम दिया था ना,
वॉल्यूम कितना दिया था, 1 लीटर दिया था, डिवाइड क्या कर 0.0821 कर इंटू 300 कर और देख एन की वैल्यू कितनी आई। 10 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 300, एन की वैल्यू 1 मोल आएगी नहीं भाई, एन की वैल्यू 1 मोल आएगी ही नहीं। 10 एटीएम है ना बेटा, पहले कितना है 10 एटीएम है ना, 10 एटीएम है 1 लीटर है अपॉन 0.0 इंटू 300, तो एन की वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसलिए वो सवाल में गलती हो रही थी। खैर आइडियली मैंने आपको जो सवाल बताया है वो सवाल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि मैंने ना अपने मन से ही सारी वैल्यूज ले ली। अब सारी वैल्यूज अपने मन से थोड़ी ना ले सकता हूँ यार, ठीक है ना। क्या सब बच्चे को क्लियर है कि क्या गलती हुई थी? मेरे को एन को काट देना चाहिए और आखिरी आंसर इन टर्म्स ऑफ एन में ले आऊंगा। बोलो हाउ, जल्दी बोलो, क्लियर है? ओके डन डन डन, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। क्या आपको वर्क डन पूरा का पूरा क्लियर हो गया है या एक आध सवाल और करने की जरूरत है कि वर्क डन आ गया है? क्या वर्क डन सबको आ गया? एक दो सवाल और बताऊं? चलो मैं एक दो सवाल ऐसे ही डिक्टेट करता हूँ, तुम लोग बताना कि तुम्हें बनेगा कि नहीं बनेगा। सब बच्चे जल्दी जल्दी बताएं, कोई आलसी बन के नहीं बैठेगा क्लास के अंदर, है ना। चलो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ 1 मोल गैस ऑक्युपाइंग 3 लीटर वॉल्यूम, 1 मोल गैस है जो 3 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, इज एक्सपांडेड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम टू वॉल्यूम ऑफ 15 लीटर, फाइंड द वर्क डन। हाँ वर्क डन आ जाएगा क्या? सब लोग बता, पहले हाउ बोल दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। 5 से 15 लीटर हो गया, पाँच पहले कितना था, पहले 3 लीटर था, 15 लीटर हो गया, 1 एटीएम के प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपांशन हुआ, गधेड़ा भी निकाल सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बताना आएगा कि नहीं आएगा, जूलवा में निकालना है। द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब, बताओ डेसीमीटर क्यूब बराबर लीटर होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना रे हो, डेसीमीटर क्यूब बराबर लीटर होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल बात सही, लीटर होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया, मेरे को बोला उसने कि 4 डेसीमीटर क्यूब से 6 डेसीमीटर क्यूब गया है और 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अगेंस्ट गया है। क्या वर्क डन जूल में निकाल सकते हो? कितना वर्क डन आ जाएगा एटीएम लीटर में, कोई बता सकता है? भैया जी 4 से 6 गया मतलब एक्सपांशन हुआ, और किसके अगेंस्ट गया, 3 के अगेंस्ट, 3 दूनी 6 बोलो हाउ, 3 दूनी 6, और जूल में निकालना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूलवा में भी आ जाएगा 600 समथिंग, बोलो हाउ। आई सपोज दैट तुम लोग को ये बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको नई बात समझाता हूँ, वो है इंटरनल एनर्जी का टॉपिक। आओ इंटरनल एनर्जी खेलें। एक टर्म होता है बेटा जिसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या चीज है बेटा? इंटरनल एनर्जी बराबर जो भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जिस जिस प्रकार की एनर्जीज किसी सिस्टम में हो सकती हैं उन सबको अपन बोलते हैं उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एक्सेट्रा। अच्छा काइनेटिक एनर्जी के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये 3 कंपोनेंट है काइनेटिक एनर्जी के, इन सब का सम कर लिया जाए तो उसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। करेक्ट है बेटा। अच्छा एक बात समझना, इंटरनल एनर्जी जो होती है इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, मतलब इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर एंड दी वॉल्यूम ऑफ दी गैस। नहीं आया। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जैसे इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी प्रकार इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इसको यदि हमको निकालना होता है तो इसको हम निकालते हैं कुछ इस तरीके से, डाउ यू इज इक्वल्स टू डाउ यू बाई डाउ टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डो यू बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV।
नहीं आया। सिंस इट इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर एक को कांस्टेंट रखते हुए किसी दूसरे को कांस्टेंट रखते हुए पहले वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू राइट। ओके, इसके अलावा इंटरनल एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यू इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नहीं आया। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट पे डिपेंड करती है, बोलो हाउ। मतलब अमाउंट कम लिया तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, ज्यादा लिया तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। इसके अलावा u इज ए स्टेट फंक्शन। u इज ए स्टेट फंक्शन, तो मतलब डेल्टा u की वैल्यू पाथ डिपेंडेंट नहीं होगी। समझ बात को। u इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट। अब वी कैनॉट कैलकुलेट we cannot calculate absolute value of internal energy. Therefore we calculate delta U. हम चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम डेल्टा यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल्टा यू बराबर होता है QV, दैट इज चेंज ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि होता है बराबर NCV dt के। CV है स्पेसिफिक हीट, सॉरी मोलर हीट, जहां पर N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, CV है मोलर हीट कैपेसिटी, dt इज चेंज ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा T कर दे और शुद्ध रहेगा। डेल्टा T। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वैसे मोलर हीट कैपेसिटी होती है एक मोल सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, amount of energy required to raise temperature of 1 mole substance by 1 degree centigrade, this is CV। तो डेल्टा U की वैल्यू अपन QV दैट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसको लिखते हैं NCV डेल्टा T के बराबर। डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब समझेंगे सभी लोग। मान लो कोई प्रोसेस है और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है, कुछ मैंने बना दिए हैं, और हमने एक पाथ फॉलो किया इधर से इधर जाने के लिए। ये एक पाथ है, एक पाथ फॉलो मैंने किया इधर से इधर जाने के लिए, वो ये पाथ है, और एक और पाथ मैंने फॉलो किया इधर से इधर जाने के लिए, वो ये पाथ है। बोलो बेटा, तीनों पाथ से जाने पर डेल्टा U की वैल्यू सेम आएगी। तीनों पाथ से जाने पर डेल्टा U की वैल्यू सेम आएगी, बिकॉज इट इज ए स्टेट फंक्शन। जबकि Q और W जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं। मतलब इन तीनों पाथ से, इसको मान लो पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, तो पाथ 1 2 3 के अलोंग वर्क डन और हीट की वैल्यू अलग अलग आएगी, परंतु डेल्टा U की वैल्यू सेम आएगी। नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब आप ये बोलोगे सर जी आप ऐसी बातें कर रहे हो, और अभी तो आपने लिखा है QV के बराबर है और ये डेल्टा U के बराबर है, आप बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं हीट के वैल्यू पाथ फंक्शन है सर जी, और डेल्टा U आपने बोला स्टेट फंक्शन है सर जी, तो ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमको, तो नहीं आया। मैं क्या बोला, मैंने बोला वर्क डन एंड Q आर पाथ फंक्शन, आर पाथ फंक्शन, बट डेल्टा U हुआ, है ना, डेल्टा U हुआ, आगे चल के डेल्टा H पढ़ाऊंगा, डेल्टा S पढ़ाऊंगा, डेल्टा G पढ़ाऊंगा, आर स्टेट फंक्शन।
मतलब इनका जो चेंज है, क्योंकि उनकी फाइनल वैल्यू इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती आपने क्या पाथ फॉलो किया है, तो चूंकि वो इनकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। चमका के नहीं चमका? बोलो चमका। तो आप बोलोगे सर जी ये तो आपने गड़बड़ कर दी। कोई गड़बड़ नहीं कर दी। देखो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है कि नहीं बोला है? जब मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो अभी नहीं पढ़ाया है, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है। डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वो क्या पढ़ाया? माइनस पी डेल्टा वी। बोलो बताया कि नहीं बताया? माइनस पी डेल्टा वी। अब मान लो क्यू वी है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तुम्हें नहीं आया तो यहाँ वी लिखूंगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो पी डेल्टा वी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो क्या क्यू वी बराबर डेल्टा यू हो जाएगा? बोलो आओ। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इस फॉर्मूले को मैं प्रूव करूंगा आगे चल के जब मैं हीट कैपेसिटी पढ़ाऊंगा। बोलो बेटा। तब तक के लिए हमको इसको याद रखना पड़ेगा, जब तक मैं आपको हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ा देता। तो मैंने आपको इंटरनल एनर्जी में क्या क्या बातें बताई, चलो एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से। पहली बात, इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक। काइनेटिक एनर्जी के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद में यूज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। So dou u is equals to dou u by dt at constant volume dt plus dou u by dv at constant temperature dv। ये लिख सकते हैं एक्सप्रेशन। इसके बाद में मैंने लिखा यूज है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यूज है स्टेट फंक्शन। वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी बट वी कैन कैलकुलेट डेल्टा यू, बट वी कैन कैलकुलेट डेल यू। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू वी एन सी वी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आगे चल के मैं प्रूव करूंगा, अभी मैंने बोला आपको ये याद कर लो। जहां पे सीवी क्या है? सीवी है मोलर हीट कैपेसिटी, जिसका मतलब होता है एक मोल गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने की जो हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। इसके बाद में मैंने आपको बताया डेल्टा यू क्या होता है। डेल्टा यू की वैल्यू जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, नहीं आया। यू की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो यू की वैल्यू मतलब U2 की वैल्यू वही होगी। आप किसी भी पाथ से चले जाओ U2 की वैल्यू एक ही आएगी, इसका मतलब। और U1 की वैल्यू तो इधर होगी, नहीं आया, तो U2 माइनस U1 दैट इज डेल्टा यू की वैल्यू एक ही आएगी किसी भी पाथ से का। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्लियर थी बात सब लोग को? ओके, जन जना जन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अभी नहीं, अभी मत पूछो हृदय, अभी मत पूछो बेटा। आएगा आइसोबैरिक प्रोसेस आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। आइसोबैरिक प्रोसेस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम होता है बस, ठीक है। चलो, और वर्क डन वापस 0 हो जाता है। अभी वर्क डन मैं आपसे डिफाइन करूंगा, वर्क डन पे आपसे बात करूंगा, अलग अलग तरह का वर्क डन अभी पढ़ाने वाला हूँ, तब फिर अपन उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ बच्चे? ये हुआ इंटरनल एनर्जी। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अलग अलग बातें पढ़ेंगे, और उसके बाद इंथैल्पी पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन एक दिन ऐसा आएगा जब वर्क डन भी पढ़ेंगे, और सब चीजों का वर्क डन हृदय में आपको पढ़ाऊंगा, और उस दिन अपन बात करेंगे आपके आइसोबैरिक प्रोसेस के वर्क डन पे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ाने वाला हूं मैं अब आपको? अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये किस पे आधारित है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो कोई सिस्टम है हमारे पास, मान लो कोई सिस्टम है हमारे पास, ठीक। इसकी अपनी एक एनर्जी है जो कि U है, U1 है, करेक्ट है। इस सिस्टम से मैंने कुछ काम करवा लिया, मैंने कहा चलो सिस्टम आगे बढ़ो बेटा, तो उसने कुछ ना कुछ वर्क किया, नहीं आया, और सिस्टम को मैंने कुछ ना कुछ हीट दिया, क्यों? अच्छा, इसके बाद इसकी एक फाइनल स्टेट आ जाएगी, ऊपर पहुंच गया ये। अब इसकी इंटरनल एनर्जी बदल के U2 हो जाएगी, क्योंकि उसने कुछ वर्क डन किया है और उसको कुछ हीट दी गई है। यदि जितना वर्क डन किया उतनी हीट दी गई है तो U1 बराबर U2 हो जाएगा, नहीं आया। इसके पास पहले कुछ इंटरनल एनर्जी थी, उसका नाम था U1। हमने इससे कुछ वर्क कराया, उसको ऊपर बढ़ाया, उसमें एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन हमने कुछ हीट भी दी। यदि हीट गिवन जो है बराबर है वर्क डन जो कराया है उसके,
तो इसका मतलब U1 बराबर U2 आ जाएगा। पर यदि हीट गिवन कम है और वर्क ज्यादा कराया है तो U2 की वैल्यू U1 से कम आ जाएगी। बोलो हाउ। और यदि मान लो ऐसा है कि मैंने इसको हीट दी कम, हीट ज्यादा दे दी और वर्क कम कराया, तो U2 की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। चलो, तो मैं एक बात बोलूंगा कि डेल्टा U की जो वैल्यू है, जो डेल्टा U की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा? मेरी बात को ध्यान सुनना जब लोग। जो डेल्टा U की वैल्यू है वो होगी Q प्लस डब्ल्यू के बराबर। किसके बराबर होगी? Q प्लस डब्ल्यू के बराबर होगी। कौन सी वैल्यू? डेल्टा U की वैल्यू। डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी Q प्लस डब्ल्यू के बराबर। मतलब आपने हीट कितने, देखो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा U क्या U2 माइनस U1 है बेटा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसी को ड्राइव करने के लिए मैं इसको ड्राइव करता हूँ और सुंदर तरीके से। इसको अभी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और मैं इसको और खूबसूरत और सुंदर और बढ़िया ड्राइव करता हूँ। पहले थी U2, पहले थी U1, पहले थी U1। अब मैंने क्या किया, उसको कुछ हीट दी, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ कुछ किया, ठीक। तो U2 बराबर कितनी होगी वो मैं निकालना चाहता हूँ। U2 बराबर होगी, पहले से कितनी थी, मेरे पास पहले से 10 का नोट था, पहले से मेरे पास 10 का नोट था। ये आके मुझसे 5 रुपए मांग ले गया और वो मुझे 20 रुपए दे गया। तो मेरे पास कितने हो जाएंगे टोटल नोट? 15 के ज्यादा? 10 थे, 5 ही ले गया, 20 तू दे गया, मतलब 5 बचे, 20 तूने 25। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो सोच, ये है फाइनल जो मेरे पास है। ये जो मेरे पास पहले से थे कितने थे? 20 रुपए प्लस Q प्लस W प्लस Q प्लस W। प्लस Q प्लस W मतलब सब प्लस ही आएगा क्या? नहीं, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है। यदि मान लो मैंने वर्क डन बाय द सिस्टम से कराया है तो ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। यदि गैस एक्सपांड हुई तो ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अपन को कोई साइन पुट करने की जरूरत नहीं, अपन को सिर्फ वर्क डन का साइन लिखना है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, अपने आप ही वैल्यू नेगेटिव आएगी। हीट यदि दी गई है तो पॉजिटिव होगी, हीट यदि निकाली गई है तो अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगी। नहीं आया? यदि उसने मान लो ये नहीं बोला कि Q इज माइनस, लेकिन उसने सवाल में बोला हीट रिलीज्ड वाज 200 जूल, तो अपन को माइनस 200 लिखना है Q। आया? तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W एंड देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोलो हाउ। क्लियर? अब मैं आता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं। इसमें जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो इसी को आगे बढ़ाऊं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P V2 माइनस V1। नहीं आया? अब यदि मान लो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो V2 की वैल्यू बड़ी होगी, V1 की वैल्यू छोटी होगी, मतलब ये आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये आ जाएगा नेगेटिव, मतलब डेल्टा U की वैल्यू कम होगी। एक्सपांशन में बाय द सिस्टम मतलब एक्सपांशन, मतलब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव, मतलब Q से कुछ कम होगा, मतलब क्या हुआ? कम। समझ में? और हीट गिवन अपन को देखना पड़ेगा हीट गिवन कितनी है। यदि जितना ये कराया है उससे ज्यादा हीट दे दी है तो डेल्टा U की वैल्यू बढ़ जाएगी। पर यदि हीट कम दी और वर्क ज्यादा करा लिया तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी इस बात पर डिपेंड नहीं कर देगा सिस्टम एक्सपांड कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी सिस्टम एक्सपांड कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो इस बात पर डिपेंड करेगी सिस्टम ने एक्सपांड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और हीट कितनी दी गई या ली गई। नहीं आया? और गाइस इसके बाद में कंक्लूजन्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कंक्लूजन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से? तुम लोग क्लास 3 बजे से है तो ये तो 5 मिनट बचे हुए हैं। ओ आज क्लास है? ओ तो फिर अब एंड कर दें? ओके ठीक है, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तुम लोग को जाना चलेगा। हाँ ठीक है, बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिकॉर्ड करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा, ठीक है ना? चलो गाइस बाय बाय। ठीक है। तो
और जो लोग, यदि कोई मेरे साथ ऑनलाइन में बना है तो फिर ठीक है। वैसे मेरी आवाज प्रॉपर आ रही ना अभी? हाँ ना बोल के चले जाओ भले। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही ना? ठीक है। और गाइस, तो मैं अब कंक्लूजन्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम लिखते हैं कंक्लूजन्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंक्लूजन्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें पहला कंक्लूजन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस की यदि बात करूं बेटा, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, डेल्टा यू बराबर क्या था? एनसीवी डेल्टा टी था। अब तुमने टेम्परेचर तो बदला नहीं जी, टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है, आइसोथर्मल डेल्टा टी की वैल्यू टकलू आ जाएगी तो डेल्टा यू बराबर 0 हो जाएगा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? सो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? तो जब आप टेम्परेचर नहीं बदलोगे, और आइडियल गैस में एक और तरीका बता देता हूँ। आइडियल गैस में क्या होता है बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है वो तो 0 होता है, क्योंकि उसमें कोई नेट अट्रैक्शन रिपल्शन होता नहीं है। जो भी होता है काय का होता है? काइनेटिक एनर्जी का होता है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है? इट इज इक्वल टू F/2 RT। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, आगे चल के पढ़ाऊंगा चैप्टर में। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि सामान्यतः कांस्टेंट रहती है। जब तक कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई ना कर दो तब तक वेरिएशन नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन में यदि दिया नहीं तो अपन उसको कांस्टेंट मानेंगे। आर गैस कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर नहीं बदला तो काइनेटिक एनर्जी बदली नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी नहीं बदलती। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो डेल्टा यू की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मैंने लिखा डेल्टा यू 0, देयरफॉर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इसको समझने की कोशिश करो बेटा। मान लो मेरे पास एक ही सिस्टम है, मान लो मेरे पास ये एक सिस्टम है और मैंने इसको यूं रखा हुआ है। दो काम हो सकते हैं, सिस्टम एक्सपांड कर सकता है, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मान लो मैंने सिस्टम को एक्सपांड कराया, मान लो मैंने सिस्टम को कॉम्प्रेस कराया। यदि मैंने सिस्टम को एक्सपांड कराया बच्चों, यदि मैंने सिस्टम को एक्सपांड कराया तो क्या होगा? और इंटरनल एनर्जी का चेंज फिर भी नहीं आया, इंटरनल एनर्जी का चेंज फिर भी नहीं आया। डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, क्योंकि ऊपर दिया है क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 है। सोचो, सिस्टम एक्सपांड किया मतलब सिस्टम ने कुछ वर्क किया है, मतलब सिस्टम की एनर्जी उस वर्क डन के कारण कम होनी चाहिए थी, लेकिन कम नहीं हुई क्योंकि डेल्टा यू 0 है। मतलब हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। तो क्या मैं बोल सकता हूं? तुम लोग को नहीं आया, समझना बात को ध्यान से। सिस्टम एक्सपांड हुआ, सिस्टम ने वर्क किया, एनर्जी कम होती सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी कम होती, पर डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, मतलब इंटरनल एनर्जी कम नहीं हुई। इंटरनल एनर्जी इसके बावजूद कम नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है? उसको हीट दी गई है तभी तो कम नहीं हुई। तो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द गैस, टू द सिस्टम। सो वर्क डन, मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि वर्क डन बाय द गैस is equal to heat supplied or given to the system। अच्छा बच्चों, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। सिस्टम को कंप्रेस किया, चीजें टकराएंगी, जब चीजें टकराएंगी तो एनर्जी क्या होनी चाहिए थी? एनर्जी बढ़ जानी चाहिए थी, पर इसके बावजूद नहीं बढ़ी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। क्योंकि सिस्टम की एनर्जी बढ़नी थी लेकिन नहीं बढ़ी क्योंकि कंप्रेशन किया था, तो इसका मतलब सिस्टम ने एनर्जी रिलीज करी है। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो ये पहला कंक्लूजन था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल प्रोसेस का। और कंक्लूड करते हैं बेटा इसके आगे। आओ आइसोकोरिक प्रोसेस में चलते हैं।
आइसोथर्मल हो गया, अब चलो आइसोकोरिक चलते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी की वैल्यू 0, देयरफॉर वर्क डन बराबर माइनस पी डीवी इंटीग्रेशन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्या वर्क डन टकलू हो जाएगा, वर्क डन 0 हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये 0 हो गया बेटा, तो डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू। तो सोच, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्यू इज ए स्टेट फंक्शन, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्यू इज ए स्टेट फंक्शन। अब एक बच्चा ये बोल सकता है कि क्यू स्टेट फंक्शन है, तो मैंने बोला क्योंकि डेल्टा यू स्टेट फंक्शन होता, तो बोलेगा तो क्या हुआ, क्यू पाथ फंक्शन होता है, तो आप डेल्टा यू को पाथ फंक्शन क्यों नहीं लिख देते। नेचुरल सी बात है, बच्चे के दिमाग में जा सकती है। बोलेगा भैया जी आप एक बात, आपने बोल दिया क्यू इज अ स्टेट फंक्शन बिकॉज डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन, तो मैं बोल रहा हूँ चलो क्यू इज अ पाथ फंक्शन, सो डेल्टा यू इज अ पाथ फंक्शन। ऐसे क्यों नहीं खेल रहे, उल्टा क्यों खेल रहे हो। तो बेटा ऐसा है कि क्यू पाथ फंक्शन भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, लेकिन डेल्टा यू सदैव स्टेट फंक्शन होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्यू चेंज हो सकता है, क्यू कैन बी स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, बट डेल्टा यू कैन नॉट बी स्टेट फंक्शन, कैन नॉट बी पाथ फंक्शन, एनी हाउ इट हैज टू बी स्टेट फंक्शन। चमका, चलो भाई। तो डेल्टा यू बराबर क्यू आ गया यहाँ पर, इसको मैं फील दिलाऊं। फील ऐसी है बच्चे कि ये रहा सिस्टम, सिस्टम हिला ही नहीं अपनी जगह से, वॉल्यूम का चेंज ही नहीं आया जी, है ना। तो सिस्टम ने कोई वर्क तो किया नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, खा रहा है, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। तो यदि पिज्जा खिलाया तो मोटा हो जाएगा, और यदि उससे कुछ एनर्जी तुमने उसका ब्लड निकाल लिया बाहर, या कोई सा इंस्ट्रूमेंट डाल के उसकी एनर्जी बाहर चूस ली, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, दो केस। सिस्टम हिल ही नहीं रहा, सिस्टम अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है, नहीं आया। सिस्टम अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है, सिस्टम हिलने को तैयार ही नहीं भाई। तो यदि तुमने हीट इसको दी तो डेल्टा यू विल इंक्रीज, और यदि हीट इससे बाहर निकाली तो डेल्टा यू विल डिक्रीज। सो सिंपल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, increase of internal energy is equals to heat supplied in isochloric process, decrease of internal energy is equals to heat released in isochloric process। simple simple little star, clear है। तो ये हो गया बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। अब मैं आपको इसी में पढ़ाता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद में एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, समझे। मैंने ये लिया सिस्टम, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, ये सिस्टम ले लिया। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में दो चीजें हो सकती हैं, मैं करूं इसको एक्सपांशन कर दूं, कॉन्ट्रेक्शन कर दूं। वैसे मेरे को पता है डेल्टा यू बराबर क्या होता है, डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तुम्हें नहीं आया। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू टकलू हो जाएगी, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू हो जाएगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार्ट, ठीक। अब इसको मैं दो काम करा सकता हूँ, या तो इसको मैं कॉम्प्रेस करा दूं डूम, या तो मैं इसको एक्सपांड करा दूं डूम, करेक्ट है। यदि मैंने इसको कॉम्प्रेस कराया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। यदि ये एक्सपांड हुआ तो उसमें एनर्जी इसकी घट जाएगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज ऑफ internal energy, increase of internal energy is equal to work done on the system, work done on the system, increase of internal energy is equal to work done on the system। नहीं आया, आना पड़ेगा 100%, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है। जबकि यहां पर डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी is equal to work done by the system, by the system। बोलो हाउ। तो ये हो गया बेटा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का, आप सब लोग घूर लो इसको एडियाबैटिक प्रोसेस में। उसके बाद में मैं आपको अगला और पढ़ा देता हूँ। अगला है इसके बाद में ड्यूरिंग। अच्छा, इसमें भी एक बात समझ लो बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने देखा डेल्टा यू बराबर कितना आया, डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू आया, मतलब हेयर डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन, डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि W बराबर डेल्टा यू आ रहा है, डेल्टा यू पाथ फंक्शन हो नहीं सकता, देयरफॉर W इज अ स्टेट फंक्शन। बोलो हाउ।
अब अपन आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों साइक्लिक प्रोसेस सोचो, साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? इधर से गए और साइकिल बनाते हुए वापस आ गए भैया, ऐसे गए ऐसे आ गए, मतलब जहां से गए थे वहीं वापस आ गए। तो चूंकि u इज अ स्टेट फंक्शन, u इज अ स्टेट फंक्शन, वो फाइनल, वो इस बात पे डिपेंड करता है आपकी फाइनल पोजीशन क्या है। तो जहां से चले वहीं पहुंच गए तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी तो टकलू हो जाएगा, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? जीरो हो जाएगी। सो इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू बराबर क्या होता है? जीरो होता है, बिकॉज इट इज स्टेट फंक्शन, वो फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन दोनों बराबर है तो u2 माइनस u1 दोनों बराबर हो जाएगा भाई। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? टकलू हो जाएगी। तो डेल्टा यू बराबर टकलू हो गया। तो डेल्टा यू बराबर टकलू हो गया तो मैं लिखूंगा टकलू बराबर Q प्लस डब्ल्यू। सो Q बराबर माइनस डब्ल्यू। अब ऐसे पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फील्ड से पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सोचो मेरे भाई, ऐसा था सिस्टम। सिस्टम दो काम कर सकता है, सिस्टम एक्सपांड हो सकता है, सिस्टम कॉम्प्रेस हो सकता है। मान लो ये कॉम्प्रेस हो गया और मान लो ये सिस्टम एक्सपांड हो गया भाई। सिस्टम कॉम्प्रेस हुआ लेकिन डेल्टा यू जीरो था। सिस्टम कॉम्प्रेस हुआ लेकिन डेल्टा यू जीरो था, मतलब सिस्टम यदि कॉम्प्रेस हुआ तो एनर्जी बढ़नी थी, इसके बावजूद भी एनर्जी नहीं बढ़ी, मतलब हीट बाहर गई। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने किया था। तो मैं नहीं आया क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू बराबर जीरो लिया था ना बेटा। सिस्टम कॉम्प्रेस किया, सिस्टम यदि मैंने कॉम्प्रेस किया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने हीट को बाहर रिलीज किया। डेल्टा यू की वैल्यू तो जीरो लिखी अपन ने। अब सिस्टम को एक्सपांड किया, एनर्जी घट जानी चाहिए थी लेकिन नहीं घटी। क्यों? क्योंकि जितना सिस्टम ने वर्क किया उतनी हीट बाहर से अंदर ले ली गई। तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूं? इस पर्टिकुलर वाले में मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू heat absorbed, heat release, sorry, heat released by the system, by the system। जबकि मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू heat absorbed by the system, heat absorbed by the system। आई होप सो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब तक मैंने पढ़ा दिया आपको, आइसोबैरिक पढ़ा दिया, आइसोबैरिक हो गया। हाँ, अब बचा क्या? एक ही बचा, और वो क्या है? वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। लेट मी चेक दैट। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा बेटा? यदि प्रोसेस बच्चों आइसोबैरिक है तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है बेटा? Q प्लस डब्ल्यू होता है। तो कुछ नहीं होगा, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा Q माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V। दिस इज दिस करेक्ट है बच्चे? इतनी बात। दिस आइसोबैरिक प्रोसेस में अपन पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपन आइसोबैरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको और थोड़ी सी बातें करते हैं और थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं, और मैं आपको बातें इसमें और थोड़ी बता देता हूँ। ठीक, चलो ओके। बल्कि यहाँ पर बाकी इंथैल्पी में कराऊंगा। कुछ एक दो सवाल ले लेते हैं यदि आप चाहो तो। सवाल ऐसा है कि 1 ग्राम वाटर, कितना ग्राम वाटर? 1 ग्राम पानी चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। ये लिक्विड से कहाँ गया? वेपर स्टेट में गया एट 1 atm। और जो वॉल्यूम था वो 1 ग्राम का पहले 1 ml था, और ये बढ़कर के 1671 ml हो गया। द हीट ऑफ वेपराइजेशन, heat of
vaporization at constant at this pressure, sorry, the heat of vaporization at this pressure is 540 calorie per gram. Find डेल्टा यू. डेल्टा यू की वैल्यू हमको पता लगानी हैगी. ठीक है बेटा. 1 ग्राम वाटर चेंजेस इतने से इतना चेंज हुआ है और डेल्टा यू की वैल्यू हमको पता लगानी हैगी. क्या हम डेल्टा यू की वैल्यू पता लगा सकते हैं? चलो लेट्स ट्राई दैट. सबसे पहले डेल्टा यू के लिए हमारे पास बेटा फॉर्मूला है. डेल्टा यू बराबर क्या होता है? Q प्लस W होता है, सबको पता है. ठीक है. मुझे हीट कितनी दी गई है? हीट है 540 कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि एक ही ग्राम है यहाँ पे, है ना. लेकिन ये कैलोरी में एक बात मुझे याद रखनी पड़ेगी. मैं यहाँ पर यदि देखूं वर्क डन यदि निकाल लूं तो मुझे पता है कि वर्क डन बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होता है बेटा. पी एक्सटर्नल कितना है मेरे पास में? मेरे पास पी एक्सटर्नल है 1 ATM. माइनस साइन लगा दूंगा. 1671 माइनस 1 यही लिया हुआ है यहाँ पर. पढ़ दीजिए. हाँ, तो ये हो गया बेटा माइनस 1670. इसको बाई 1000 कर दूं तो लीटर में हो जाएगा, तो इसको बाई 1000 कर देता हूँ. तो वर्क डन बराबर कितना हो गया बेटा? वर्क डन बराबर गया माइनस 1.67 ATM लीटर, विच इज इक्वल टू माइनस 1.67 इंटू 101.3 इन जूल. वाह, नहीं आया. ये वर्क डन काय में आ गया? जूल में आ गया. पहले ही बताया था मैंने आपको. एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है. तो वर्क डन काय में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा. अब वर्क डन आपका आ गया जूल में. अच्छा, और क्यू कितना दिया आपको? क्यू आपको कैलोरी में बताया 540 पर ग्राम. तो डेल्टा यू की वैल्यू पूछी है, तो क्या ये हलवा सवाल हो गया? अब क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू? तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू मैंने लिखा है. क्यू कितना है बेटा? 540 गुणा 4.2 माइनस 1.67 इंटू 101.3. जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो. इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2099.33. आई सपोज दैट मैं अपनी बात आपको समझा पाया और आपको बात समझ में आ गई होगी. ठीक है बेटा. अब तो हलवा सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इसका आंसर आ जाएगा 2099.33 जूलवा. कैलकुलेशन आपको खुद कर लेनी है. 3-4 का पढ़ा मैं नहीं पढ़ूंगा आपके लिए. आप लोग स्वयं समझदार हैं, आप खुद पढ़ेंगे अपने लिए. चलो एक आध सवाल और करा देता हूं मैं आपको इस पे. अ गैस ऑक्युपाइज 2 लीटर्स एट एसटीपी. एक गैस 2 लीटर ऑक्युपाई करती है एसटीपी पर. इस पर एसटीपी पर इट प्रोवाइड्स 3 इट इज प्रोवाइडेड 300 जूल हीट. इसको 300 जूल हीट दी गई है सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम 2.5 लीटर. और इसका वॉल्यूम बढ़ के 2 लीटर से कितना हो गया? 2.5 लीटर हो गया. जबकि प्रेशर कितना था? P बराबर था 1 ATM. पूछा क्या है? पूछा है डेल्टा यू की वैल्यू. बिल्कुल ही आसान घटिया सा सवाल है, आप लोग आराम से कर सकते हो. हीट सप्लाइड है 300 जूल. वर्क डन आप निकाल सकते हो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 से. तो वर्क डन कितना आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा माइनस 1 V2 माइनस V1 मतलब 2.5 माइनस 2 and that is equals to minus 0.5 ATM liter, which is equals to minus 0.5 into 101.3 जूलवा. दिस इज वर्क डन. और आपको हीट सप्लाई इतनी की गई है, वर्क डन एक्सपांशन हुआ है तो नेगेटिव में आया. इसको इससे माइनस कर दो, चेंज ऑफ इंटर एनर्जी आ जाएगा. जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा. बोलो बेटा सबको बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये आ गया लगभग जो भी इससे आंसर आ जाए 50.65 जूल आ रहा था और आपके पास में 300 जूल का एनर्जी सप्लाई किया गया था. अब इससे जो भी इंटर एनर्जी का चेंज आ जाए वो इंटर एनर्जी का चेंज आप निकाल सकते होगे. क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है. इसके अलावा अ सैंपल ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ले भाई, ये एक सिलेंडर है जो कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन के द्वारा घिरा हुआ है और इसमें क्या है? 1 ATM प्रेशर है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 ATM. मतलब बाहर का प्रेशर 1 ATM है और 2 लीटर से गैस एक्सपांड होकर के गई है कितने तक? 12 लीटर तक. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इसको जो हीट दी गई है
हीट गिवन इज इक्वल टू 600 जूल हीट दी गई है, और वो पूछ रहा है बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। ये वही सवाल है जो आप पहले कर चुके हो, एकदम सेम सवाल है। वर्क डन आपका आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल जो कि -1 है, इंटू V2 माइनस V1 जो कि 10 आएगा, 2 से 12 लीटर गया है। तो आपका वर्क डन जूली में आ जाएगा बहुत सरलता के साथ -10 इंटू 101.3। जो आंसर आ जाए वर्क डन हो जाएगा। 600 जूल आपने एनर्जी दी है, तो Q प्लस है और वो माइनस में, इनको माइनस कर देना, जो उत्तर आ जाए वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, -413 के करीब आंसर आ रहा है। तो आई होप सो कि तुम लोगों को ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलो एक और सवाल ले लूं। 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, अगले पन्ने पे करूं, इस पे थोड़ी कंजूसी हो जाएगी। 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, इधर क्या है, 2 मोल आइडियल गैस ले ली गई है, और जो प्रेशर है, प्रेशर बराबर है 2 ATM का। इसके बाद में टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में इसको कंप्रेस किया गया है, गैस को कंप्रेस किया गया है। आइडियल गैस है जो कि 2 मोल है, प्रेशर 2 ATM पर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। कंप्रेस्ड आइसोथर्मली मतलब डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जो भी वॉल्यूम पहले था उससे आधा वॉल्यूम हो जाएगा, बाई कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 ATM। जबकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, बाई अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 ATM। कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई। आप क्यू डब्ल्यू और डेल्टा ई की वैल्यू को पता लगाएं। ठीक है, मेरी समझ में है, ये बाई कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की जगह इसको अपन बोलते हैं अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 4 ATM, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 4 ATM वो ज्यादा सही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसको यदि मैं कैलकुलेट करूं तो कर सकता हूं क्या। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, डेल्टा यू, डेल्टा ई की वैल्यू तो टकलू आएगी, क्योंकि क्या है, पूछा क्या है, कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू एंड डेल्टा ई। डेल्टा ई तो 0 आ गया, क्यू बराबर कितना हो जाएगा डब्ल्यू, तो मैंने लिखा डेल्टा यू बराबर क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू, ये टकलू है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा -W, करेक्ट है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा -W, तो ये -W निकाल लें क्या हम लोग, माइनस इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा -P डेल्टा V, तो ये टोटल मिला के आ जाएगा +P डेल्टा V। अब पूरा गणित इस बात पे टिका हुआ है कि क्या अपन को V2 माइनस V1 पता है, तो क्या हमको V1 पता है, V1 पता है भैया, PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है। P1 कितना था, 2 था, और V कितना था, V वॉज वॉल्यूम वॉज, वॉल्यूम ही तो पता लगाना है। मोल कितने थे, 2, और ये कितना था 0.0821, और टेम्परेचर कितना था बेटा, 300 केल्विन था टेम्परेचर। इससे मेरा इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा, 2 को मार देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई 3, और ये 6, और ये आ गया 24, तो ये आ गया 24.63 लीटर्स आ जाएगा। V2 ये हो गया V1, और V2 किसका है, इसका आधा है, नहीं आया। उसने बोला था ना उसको कॉम्प्रेस करके आधा कर दिया, 24.63 आया ये, उसको कॉम्प्रेस करके आधा कर दिया, तो इसका मतलब Q बराबर आपका कितना आ गया बेटा, आपका Q बराबर आ गया P एक्सटर्नल था 4 ATM इंटू V2 माइनस V1, 24.63 माइनस 12.3 समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करके आपका Q आ जाएगा, और जो भी Q आएगा उसका साइन रिवर्स कर देना, तो आपका वर्क डन भी आ जाएगा, बस माइनस साइन के साथ में। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बहुत सारे सवाल इसके करा दिए, और आपको आई सपोज दैट इससे फील आ गई होगी सवालों की कि किस तरीके से हमको सवाल करने हैं इस प्रोसेस के। ठीक है बेटा, तो इंटरनल एनर्जी आज मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके बाद में मैं आपको इंथैल्पी और उसके आगे की दुनिया पढ़ाऊंगा। आज के लिए यहाँ पे विराम लेते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें बच्चों, बाय बेटा।